बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट आइटम, यानी कि ऐसे तमाम आइटम जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली वो अशिया होती हैं जब हम बिजनेस पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, स्टार्ट होता है, तो उस वक्त जो हमारे पास अशिया मौजूद होती हैं वो उनको हम कहते हैं जी ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी हमारे पास परचेजेस बेसिकली वो अशिया होती हैं जिनको हम इस मकसद के लिए खरीदते हैं कि हमने वापस उनको फरोख्त कर देना है, रीसेल करना है, वो अशिया हमारे पास होती है परचेजेस। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में नेक्स्ट टर्म हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न, यानी कि जब हम अशिया को खरीदते हैं तो अगर वो अशिया डिफेक्टिव हो या अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ना हो, यानी कि जो चीज़ हमने कही थी वो चीज़ ना हो, तो हम उस चीज़ को वापस कर देते हैं और हम इसको परचेजेस में से रिटर्न जब रिटर्न करते हैं तो लेस करते हैं, यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो हम नेट परचेजेस लिखेंगे। नेट परचेजेस हम कैसे लिखेंगे? हम परचेजेस लिखेंगे और इसमें से लेस करेंगे हम रिटर्न, और इनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि अगर हम 1000 की परचेजेस करते हैं तो उसमें से अगर 100 रुपए की रिटर्न कर देते हैं तो हम जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे वो 900 रुपए की लिखेंगे हम परचेजेस को, रिटर्न को लेस करके। डिस्काउंट ऑन परचेजेस अगर किसी भी प्रॉब्लम में दिया गया डिस्काउंट ऑन परचेजेस तो आप इसको सेम जैसे आपने यहाँ पर रिटर्न लेस किए हैं वैसे ही आप इसमें से डिस्काउंट को भी माइनस कर देंगे। तो आप जो रिमेनिंग अमाउंट है वो फिर आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी कि बाद प्रॉब्लम में रिटर्न दी गई होती है, बाद में नहीं दी गई होती है। अगर कोई चीज दी गई है, जैसे इंटर लेवल पर आप जो प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो शायद इनमें से आपको ये, जैसे यहाँ पर मैंने 19 यानी कि 19 पॉइंट लिखे हैं तो आपको 4 या 5 या 6 पॉइंट दिए गए होते हैं, लेकिन हम इसको इंफॉर्मेशन के लिए जो हम सारे को डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट ऑन परचेज हो गया सेल्स, तो सेल्स भी जब आप लिखते हैं, सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है और सेल्स को भी ऐसे आप लिखते हैं कि आप सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड और जो सेल डिस्काउंट होता है इसको आप माइनस करके लिखेंगे सेल्स। तो अगर इसी तरह से हम सेल्स भी लिखेंगे, अगर सेल्स में से कोई हमारे पास एडजस्टमेंट है, जैसे रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न दी गई है, तो हम ऐसी सूरत में हम सेल्स की अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे और फिर लेस करेंगे हम जो रिटर्न की अमाउंट दी गई है, सेल्स रिटर्न की या रिटर्न इनवर्ड की। और अगर डिस्काउंट ऑन सेल है, ये अमाउंट लेस करने के बाद हम फिर जो है वो सेल्स की अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है तो फिर हम डायरेक्ट जो सेल्स की अमाउंट है वो यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद है हमारे पास वेजेस जो आइटम है हमारे पास, वेजेस बेसिकली ऐसी अमाउंट को कहते हैं जो हम अदा करते हैं जी, हम आसान जुबान में इसको दिहाड़ी भी कहते हैं, यानी कि आप किसी भी मजदूर को जब रोजाना की बुनियाद पर उसकी उजरत देते हैं या वीकली बेसिस पर उजरत देते हैं तो वो हमारे पास होती है जी वेजेस हमारा जो है वो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। जबकि इसके बदले में जब आप जो ऐसे मजदूर जो आपके मंथली बेसिस पर होते हैं उनको आप अदा करते हैं सैलरी जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है। और उसके बाद एक और आइटम भी होता है, बाज़ प्रॉब्लम में हमें आइटम दिए गए होते हैं वेजेस एंड सैलरीज, या उल्ट दिया गया होता है सैलरीज एंड वेजेस। जब ऐसे दिया गया हो, अकेला वेजेस दिया गया हो तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया गया है फिर भी आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे।
लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया गया है तो फिर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। ये जो कुछ बताया मैंने आपको कि वेजेस जो है वो आप अगर सिर्फ वेजेस दिया गया है तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया गया फिर भी आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया गया तो ऐसी सूरत में आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्टिव वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्टिव वेजेस से मुराद यह है कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जितनी भी वेजेस होगी यानी कि वो अशिया को बनाने तक के लिए, यानी कि आपने मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस होते हैं। एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप बनी बनाई अशिया को खरीदते हैं और वापस उसको नफे पर फरोख्त कर देते हैं, ठीक है, जबकि दूसरी वो अशिया होती है। अब ऐसी सूरत में आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां तक होंगे जहां तक के आपने उन अशिया को बेचना है, वहां तक उस पर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन अगर आप चीजों को बना रहे हैं तो उनको मुकम्मल बनाने तक, यानी कि वो अशिया जब आपके पास मुकम्मल तैयार हों और फरोख्त होने के लिए बिल्कुल रेडी हों, उस हालत तक जब आती है उन पर जितने भी एक्सपेंसेस आप करेंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो अशिया को बनाने के दौरान जितनी भी वेजेस होंगी वो डेफिनेटली डायरेक्ट होंगी। कैरेज इनवर्ड, इसमें एक होता है कि हमें बाज़ औक़ात जो प्रॉब्लम होती है वहां पर दिया गया होता है जी कैरेज, ठीक है, और उसके बाद कैरेज सिंपल कैरेज दिया गया हो। अगर सिर्फ कैरेज दिया गया है तो ऐसी सूरत में आप इसकी जो ट्रीटमेंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। लेकिन अगर इसके साथ मेंशन हो इनवर्ड, कैरेज के साथ मेंशन हो इनवर्ड, तो ऐसी सूरत में आप इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जी ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद है जी कॉटेज। अब कॉटेज जो होता है ये भी बेसिकली आपने देखना है कि कॉटेज उन अशिया के पहुंचने से पहले दिया गया जाके बाद में अगर ये मेंशन हो तो ऐसी सूरत में आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि जो कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके बाद कॉटेज जो होता है ये क्योंकि आप जब अशिया को फरोख्त करते हैं तो उस वक्त भी आप अदा कर सकते हैं, तो लिहाजा आपने इस चीज में फर्क करना है कि ये जो कॉटेज है ये अशिया को खरीद कर लाते हुए अदा किया गया है या के बाद में अदा किया गया है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें ये सारे आ जाते हैं, फ्रेट, कैरेज, कॉटेज, वेजेस, यानी कि सारे एक्सपेंसेस, यानी कि आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम जो है वो तारीफ करें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो आप किसी भी चीज को जाए फरोख्त तक लाने के लिए या उस चीज को काबिले इस्तेमाल बनाने तक जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं वो तमाम के तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फ्रेट के साथ कुछ भी ना लिखा हो, इनवर्ड आउटवर्ड, सिर्फ फ्रेट लिखा हो। फ्रेट बेसिकली होता है बैरी जहाज का किराया, ठीक है जी। तो लिहाजा फ्रेट के साथ कुछ भी ना लिखा हो ये फिर भी आपको ना डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कस्टम ड्यूटी, ऑप्टरी ड्यूटी, यानी कि अगर आप बैरून मुल्क से कोई चीजें मंगवाते हैं तो आपको उन पर जो टैक्स देते हैं जी कस्टम ड्यूटी की सूरत में या ऑप्टरी ड्यूटी की सूरत में, ये भी तमाम के तमाम जो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और ऑप्टरी ड्यूटी बेसिकली बंदरगाह पर और जो है वो एयरपोर्ट पर दी जाती है, जबकि एक्साइज ड्यूटी जो होती है ये सरहद पर दी जाती है। अगर बाय रोड आप जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां पर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हम आज़ाद कश्मीर में रहते हैं तो हम कोलाड पर जब आते हैं तो कोई भी जो गाड़ी होती है वो टैक्स देती है, ये आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर कंज्यूम। स्टोर कंज्यूम से मुराद ये होती है कि ऐसी बेशुमार चीजें होती हैं जो थोड़ी थोड़ी, जैसे आप किसी भी
अदारे में ये बात करते हैं कि स्टेशनरी, तो स्टेशनरी बेसिकली इसका ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, यानी कि जैसे जर्नल होते हैं ना, जर्नल में आप इसके लिए रिकॉर्ड नहीं रखते, बल्कि आप ये देखते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया था, यानी कि ओपनिंग वैल्यू क्या थी, ओपनिंग वैल्यू क्या थी, आपने परचेज कितनी किया, यानी कि फर्ज करें अगर ओपनिंग है हमारे पास 100 रुपए और परचेज किया हमने 500 रुपए, तो ये हम कहेंगे कि ये अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर यूज है, यानी कि आप 600 रुपए की स्टेशनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके पास मौजूद है। लेकिन जब साल के आखिर पर आपने वापस उसको चेक किया तो आपके पास 150 रुपए की स्टेशनरी अभी भी मौजूद थी। इसका मतलब ये हुआ कि साल के दौरान आपने जो स्टेशनरी की वैल्यू या जितनी कीमत की आपने स्टेशनरी खर्च की है वो कितनी की है, 450, यानी कि आपने 450 रुपए की स्टेशनरी जो है वो कंज्यूम की। इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ किस्म के, जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर जो पेंट होती है, वहाँ पर जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, जिनको आप 1 बाय 1 रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनके लिए स्टोर कंज्यूम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मोटिव पावर, यानी कि आप किसी भी चीज को बनाने के लिए, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो जो उस मशीनरी को रन करने के लिए आप पावर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप डीजल इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी और उस मशीनरी को रनिंग करने के लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो मोटिव पावर की सूरत में आती है। रॉयल्टी से मुराद ये होती है कि आप अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उसके लिए जो रॉयल्टी आप अदा करते हैं, यानी कि जहां पर आप कोई चीज अदा कर रहे हैं या कोई चीज अगर निकाल रहे हैं तो देखें आपने रॉयल्टी कितने अरसे की दी हुई है। अगर आपने 1 साल की जो है वो रॉयल्टी दी हुई है, तो जब 1 साल गुजर गया तो फर्ज करें अगर आपने 50,000 रुपए रॉयल्टी के दिए हुए हैं और 50 साल की रॉयल्टी आपके पास है, वो जो 1,000 रुपए है वो रॉयल्टी का भी आप डायरेक्ट एक्सपेंस में शामिल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, पहले भी डिस्कस हो चुका है कि चीजों को बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे आप। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक से मुराद ये होता है कि आपके पास जो अशिया साल के आखिर में पड़ी हुई हैं जो अभी तक आपने फरोख्त नहीं किए हैं, वो सारी की सारी क्लोजिंग स्टॉक में आएंगी। तो ये देखिए आइटम जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने हैं सारे के सारे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करेंगे।